नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पीआईबी वन शॉट देखने वाले हैं। यानी कि एक वीडियो में पूरे मंथ का पीआईबी न्यूज़ को हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ चीज़ों का जानकारी आपको होना चाहिए ताकि आपको वीडियो देखते समय कोई चीज़ का भी डाउट ना हो। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी रहे कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। पूरे मंथ का जो भी रेलेवेंट पीआईबी न्यूज़ है उसको मैंने यहाँ पर कवर कराया है, ठीक है, लेकिन हैंड रिटन फॉर्मेट में कवर कराया है। यानी कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा जिससे चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। मैंने हर एक रेलेवेंट न्यूज़ को रखा है, कोई भी रेलेवेंट न्यूज़ को हटाया नहीं है। अगर आपको पीआईबी का डिटेल वीडियो देखना है तो डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे जब जाओगे आप और उसके बाद फिर आप एक प्लेलिस्ट चेक करोगे संकलन 2.2, ठीक है, संकलन 2.2, जिस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए हर एक करंट न्यूज़ को हम लोग कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स को कवर करा रहे हैं। ये हमारा करंट अफेयर्स का बैच है, वहाँ से आप पीआईबी का डिटेल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर हैंड रिटन फॉर्मेट में चीज़ों को कवर कराया है, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि हैंड रिटन से आप समझ लो, याद कर लो और पीआईबी न्यूज़ को एक बार रीड कर लो। जो भी पीआईबी न्यूज़ है वो आपको पीडीएफ में मिलता है और उसका टेक्स्ट आपको रीड करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हैंड रिटन नोट्स तो आएगा नहीं, एग्जामिनेशन में आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट आपको समझने के लिए एक बार पीडीएफ रीड करना जरूरी है। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगा या फिर हमारे वेबसाइट के अंदर मिलेगा। हमारे वेबसाइट का नाम या फिर ऐप का नाम है आर्यन्स ग्रेड बी, ठीक है, आर्यन्स ग्रेड बी। आर्यन्स ग्रेड बी के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप में आप जाकर के कोर्स में एनरोलमेंट ले सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इस वाले वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा और बाकी बहुत सारे क्लासेस का भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप के अंदर अवेलेबल है और वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। कोई भी चीज़ आपको एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको डिस्काउंट चाहिए या फिर आपको डिटेल लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप हैंडल है वो है 8340613896, ठीक है। तो ये छोटा सा जानकारी था जो कि आपको लेना जरूरी था। आप हमारे ऐप के अंदर जब भी ऐप डाउनलोड करोगे, गूगल प्ले स्टोर में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एक संकलन 2.0 का बैच भी मिलेगा। उस बैच में हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करा रहे हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस का मिसलेनियस पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद पीआईबी न्यूज़ है, आरबीआई सर्कुलर्स है, रिपोर्ट्स है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, टेस्ट, मेंटरशिप, सब आपको मिलता है इसी संकलन बैच के अंदर, संकलन 2.0 के अंदर, जो कि आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। वेबसाइट में या फिर iOS में आपको किस तरह से एक्सेस करना है उसके लिए आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टार्ट करो वीडियो देखना और फिर मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि किस तरह से आपको ये वीडियो लगा, और अगर अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला न्यूज़ से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जो जीडीपी का बेस ईयर हुआ करता था 2011-12, उसको बदल करके हम लोग 2022-23 कर दिए हैं। तो जीडीपी का बेस ईयर 2022-23 हो गया है। इसके बाद हम लोग 3 डेटा भी यहाँ पर देखें। पहला है कि सेकेंड एडवांस एस्टीमेट, उसके बाद फिर क्वार्टरली एस्टीमेट देखें और रिवाइज एनुअल ट्रेंड देखें। तो मेन यहाँ पर रिवाइज एनुअल ट्रेंड है, उसको देख लेते हैं वापस से। रियल जीडीपी ग्रोथ FY24 में 7.2% से हुआ था, FY25 में 7.1% से हुआ है। ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, यानी पिछले साल का कंपैरिजन में इस साल कितना ग्रो किया है। इसी तरीके से आप नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ देखें तो FY24 में 11% का ग्रोथ था और FY25 में 9.7% का ग्रोथ रहा। नेट नेशनल इनकम का बात करें तो FY24 में 246.25 लाख करोड़ था नेट नेशनल इनकम, जो कि बढ़ा है 271.44 लाख करोड़ हो गया है FY25 में। कंजम्पशन का बात करें तो प्राइवेट कंजम्पशन कितना बढ़ा है? FY24 में 163.73 लाख करोड़ था, अब बढ़ करके 179.71 लाख करोड़ हो गया है FY25 में। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन कितना बढ़ा है, यानी कितना खर्च गवर्नमेंट किया है? FY24 में 30.74 लाख करोड़ था और FY25 में 33.95 लाख करोड़ है। एक्सपेंडिचर यानी कंजम्पशन जब बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ना इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ना। अगर सरकार और प्राइवेट लोग दोनों एक्सपेंस ज़्यादा कर रहा है तो सरकार, जो हम लोग का इकोनॉमी है वो ग्रो ही करेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर से ही ग्रोथ होता है, ये तो आपको क्लियर है। तो कंजम्पशन भी हम लोग का बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ रहा है और नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, वो देख लिए हम लोग। मेन न्यूज़ यहाँ पर तो ये था कि जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 से बदल करके कर दिया गया है 2022-23। ओके, अगला न्यूज़ में आते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मीटिंग हुआ है।
ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता कौन है? ये एपेक्स डिसीजन मेकर है ईपीएफओ का, जो ईपीएफओ के लिए कुछ भी डिसीजन बनाता है। तो अभी जो मीटिंग हुआ है इसमें बहुत सारा डिसीजन आया है, जैसे कि सबसे पहले बोर्ड ने रिकमेंड किया है 8.25% इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ फॉर FY26, ठीक है। इसके बाद वन टाइम एमनेस्टी स्कीम लाया गया है ताकि विद इन 6 मंथ में जो भी ईपीएफओ से रजिस्टर ना है वो भी हो जाए, ठीक है। इसके बाद अगर 6 मंथ के अंदर कोई भी रजिस्टर हो जाता है जो पहले रजिस्टर नहीं था और वो अपना एम्प्लॉय का बेनिफिट देता है, तो उसको डैमेजेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज वेव हो जाएगा अगर उन्होंने इनफ बेनिफिट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। इसके बाद 4 एग्जिस्टिंग एसओपी जो है वो कंसोलिडेट होकर के एक एसओपी बन गया है। इससे क्या होगा कि ऑडिटिंग आसान हो जाएगा, चेकिंग आसान हो जाएगा। इसके बाद बोर्ड ने आईपीएस को अप्रूव किया है एज ए रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो ईपीएफओ के बिहाफ में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा और अच्छा कैंडिडेट लेकर के आएगा। इसके बाद लिक्विडेशन ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट, बहुत सारा ईपीएफ अकाउंट है जहां पर 3 साल से लगातार कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, वो एक तरह से इनऑपरेटिव हो गया है। तो ईपीएफओ कह रहा है कि वो जो अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है उसको सेटल कर दो, और अगर उस अकाउंट में 1000 या फिर उससे कम बैलेंस है उसको पहले ही सेटलमेंट कर दो भाई, उससे पूछो भी नहीं या सेटलमेंट कर दो। तो हम लोग इनऑपरेटिव अकाउंट को लिक्विडेट करने के लिए यहाँ पे बात कहा गया, अगर इनऑपरेटिव अकाउंट हो गया है तो अकाउंट इनऑपरेटिव कब होगा? ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव तब होगा अगर लगातार 3 साल तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है और मेंबर का एज या तो 55 हो गया है या फिर 3 साल आफ्टर रिटायरमेंट हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है तो उसका क्लेम सेटलमेंट करना होगा। अगर अनक्लेम्ड बैलेंस 1000 या फिर उससे कम है तो ऑटो इनिशिएट हो जाएगा क्लेम सेटलमेंट, और आधार कार्ड के हिसाब से जिस बैंक अकाउंट में जाना है चला जाएगा अकाउंट में, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का मीटिंग हुआ जहां पर कुछ डिसीजन लिए गए, जैसे कि बोर्ड ने रिकमेंड किया 8.25% इंटरेस्ट ऑन ईपीएफ। दूसरा, वन टाइम एमनेस्टी स्कीम, विद इन 6 मंथ में अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट कंप्लायंस करता है तो उसको डैमेजेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज नहीं देना पड़ेगा। 4 एग्जिस्टिंग एसओपी कंसोलिडेट होकर के एक एग्जिस्टिंग एसओपी में आ गया है। बोर्ड ने आईपीएस को अप्रूव किया है फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स एंड रिक्रूटमेंट। इनऑपरेटिव अकाउंट का लिक्विडेशन हो रहा है। इनऑपरेटिव अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर लगातार 3 साल तक कोई भी कंट्रीब्यूशन ना आया हो और मेंबर का एज या तो 55 साल है या फिर 3 years आफ्टर रिटायरमेंट, विच एवर इज लेटर। अगर ये ऐसा है तो वो अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा और उसका क्लेम सेटलमेंट होगा। अगर अनक्लेम्ड बैलेंस 1000 या फिर उससे कम है तो उसका ऑटो इनिशिएट हो जाएगा क्लेम सेटलमेंट। डन। आगे का न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, सेंसस 2027 के लिए 2 मैस्कट लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। जो मेल है उनका नाम विकास रखा गया है, जो फीमेल है उनका नाम प्रगति रखा गया है। सेंसस 2027 के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी होगा कि सेंसस 2027 जो है वो 2 फेज में होने वाला है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के अंदर हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग का डिटेल्स लिया जाएगा आपसे, और फेज 2 के अंदर पॉपुलेशन का डिटेल्स लिया जाएगा आपसे, जैसे कि आपका नाम, एज, कास्ट, ये सब लिया जाएगा। कास्ट का डेटा पे पहली बार लिया जा रहा है सेंसस 2027 के अंदर, ठीक है। 4 डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया जाएगा सेंसस 2027 के अंदर। पहला है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, एक मैप बेस्ड टूल है जिसके अंदर अलग अलग एरिया में अलग अलग चार्ज ऑफिसर्स को भेजा जाएगा। वो हम लोग इस वेब ऐप के थ्रू कर रहे हैं, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर। दूसरा है एचएलओ मोबाइल ऐप। इसी मोबाइल ऐप के अंदर सारा आपका डेटा इकट्ठा होगा, आपका डेटा कलेक्ट किया जाएगा इनमरेटर के द्वारा, तो ये ऑफलाइन भी चलेगा। तीसरा है सेल्फ इनमरेशन पोर्टल। सेंसस स्टार्ट होने से 15 दिन पहले सेल्फ इनमरेशन ऑप्शन आप लोग को मिला हुआ था, जहां पर आप खुद से अपना डेटा डाल सकते हैं, तो कोई आपसे पूछने नहीं आएगा, आप खुद ही डाल सकते हैं। तो वो एक पोर्टल भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। और लास्ट में है सेंसस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है गवर्नमेंट, ताकि चेक कर सके कि कौन कौन सा एरिया में काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम पेंडिंग है, ठीक है। अगला न्यूज क्या है, वीवीजी रामजी यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। ये कैंपेन रन किया जा रहा है जहां पर जो यूथ है 15 साल से 29 साल का एज में, उन लोग हम लोग बोल रहे हैं कि एक कंपटीशन में भाग लो। उस कंपटीशन का नाम रखे हैं 60 सेकंड्स फॉर माय विलेज। यहाँ पर तुम 60 सेकंड में अपना एक वीडियो बना सकते हो, रील्स बना सकते हो, जहाँ पर ये बता सकते हो कि ये हमारा विलेज है, यहाँ पर ये अच्छा हो रहा है, ये खराब हो रहा है, ये अच्छा हो सकता है, ये आइडियाज तुम दे सकते हो। ये जो कैंपेन है ये रन किया जा रहा है अभी वीवीजी रामजी यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ पंचायत के नाम से, ठीक है। इसके बाद 5% मॉडल फॉर वाटर सिक्योरिटी।
कोरिया नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर कुछ फार्मर्स ने वॉलेंटरीली एक इनिशिएटिव चालू किया, जहाँ पर हर फार्मर्स अपना लैंड का 5% एरिया में गड्ढा खोद रहे हैं और वहाँ पर पॉन्ड बना रहे हैं, ताकि जो रेन वाटर है वो वहाँ जाके जमा हो सके, वो लैंड को भी रिचार्ज कर सके और बाद में जब जरूरत पड़े तब पानी भी मिल सके। तो इस इनिशिएटिव को देखते हुए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप लोग ये काम करो, रैंडमली पॉन्ड मत खोदो, हम लोग एक आपको एरिया बताते हैं, वहां पर ही आप लोग पॉन्ड खोदना, वहां पर पानी भी ज्यादा निकलेगा और आपका पानी स्टोर भी सही तरीके से हो पाएगा। तो सरकार का माइक्रो वाटरशेड मैपिंग यहाँ पर इस्तेमाल में आया। इस कम्युनिटी मॉडल के अंदर जो यूथ है वो बन गए हैं जलदूत, जो कि अवेयरनेस फैलाते हैं, और वुमेन जो है वो बन गई है नीर नायिका, जो कि गड्ढा खुदवाने में हेल्प करती हैं और गाइड करती हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्लेक्सी एमओयू स्कीम। क्या होता है फ्लेक्सी एमओयू स्कीम? एक फ्लेक्सिबल एमओयू स्कीम, इसमें क्या होता है कि सरकार जो है कोई भी एक कंपनी को पकड़ता है और कंपनी को बोलता है कि आप जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो स्किल हो पाए, प्रैक्टिकल स्किल उन पे आ पाए। तो इस तरह का जो एमओयू होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल एमओयू स्कीम। इस तरह का जो एमओयू होता है उसमें ट्रेनिंग ड्यूरेशन जो होता है वो 6 महीना से लेकर 24 महीना का ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। इस तरीके में एमओयू जो है वो 3 साल या फिर उसका मल्टीपल में होता है, या तो एमओयू 3 साल का होगा या 6 साल का होगा या 12 साल का होगा या 16 साल का होगा, नहीं 15 साल का होगा। ठीक है, 3 साल का मल्टीपल में ही एमओयू होता है। तो न्यूज़ ये है कि बजाज ऑटो और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इन लोग दोनों का एमओयू साइन हुआ है, पार्टनरशिप हुआ है, ताकि रियल ट्रेनिंग मिल सके। इसका एमओयू का ड्यूरेशन है 10 साल और पहला साल 1000 ट्रेनीज ट्रेन होंगे, 24 मंथ तक ट्रेनिंग चलेगा, यानी 24 मंथ में एक बैच, फिर अगला 24 मंथ में दूसरा बैच, इस तरह से 10 साल तक एमओयू चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है जन औषधि दिवस। तो 8वां नंबर का जन औषधि दिवस मनाया गया 7 मार्च को। जन औषधि सप्ताह भी मनाया गया 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। उसका थीम रखा गया जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी, सेहत की बात बचत के साथ। यहाँ पर जो जन औषधि दिवस हम लोग मनाए, जन औषधि सप्ताह हम लोग मनाए, इसमें हम लोग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का प्रचार कर रहे थे, जहां पर हम लोग बोल रहे थे कि देखो दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन जो है, क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन सरकार आप लोग को प्रोवाइड करा रहा है थ्रू जन औषधि केंद्र, तो वहां पर आप जाओ और जेनरिक मेडिसिन लो। सेम ही मेडिसिन है, दूसरा ब्रांड में महंगा लगता है, गवर्नमेंट का ब्रांड में सस्ता पड़ेगा, तो इसको आप यूज कर सकते हो। तो इसका प्रचार किया गया, जन औषधि केंद्र का प्रचार किया गया, जहां पर बताया गया कि जन औषधि केंद्र से आप लोग जेनरिक मेडिसिन खरीद सकते हो। लेकिन ये जो जन औषधि केंद्र है, ये हम लोग भारतीय जन औषधि परियोजना के अंदर पढ़ते हैं। भारतीय जन औषधि परियोजना क्या है समझ लेते हैं। 2008 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा ये आया था। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इसको लाया है, ध्यान दीजिएगा। 2008 में इसको लाया था ताकि क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन पहुंच सके लोगों तक। क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन तब पहुंचेगा जब बहुत सारा जन औषधि केंद्र रहेगा। तो जन औषधि केंद्र बनाने के लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। तो जो भी शॉप ओनर है जो कि जन औषधि केंद्र बनाने वाला है, उनको हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, टोटल इंसेंटिव अप टू 5 लाख। कैसे देंगे? हम लोग बोल रहे हैं कि 20% ऑफ मंथली परचेज रुपया मिलेगा, मैक्सिमम 20,000 पर मंथ ये मिलेगा शॉप ओनर जो कि जन औषधि केंद्र बनाया है। ठीक है, 20% ऑफ मंथली परचेज। ये परचेज करेगा कहां से? शॉप ओनर सरकार से ही खरीदेगा। तो सरकार से जब खरीदता है ना ये जेनरिक मेडिसिन, तो मंथली परचेज का 20% उसको पैसा मिलेगा शॉप ओनर को, जन औषधि केंद्र वाला को। तो इसीलिए वो आराम से खुश होके और आगे भी जन औषधि केंद्र के थ्रू जेनरिक मेडिसिन बेचेगा। ठीक है, अगर वो जो शॉप ओनर है वो एक वुमेन है, दिव्यांग है, SC ST है, या फिर कोई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का शॉपकीपर है, अगर ऐसा शॉपकीपर है और वो जन औषधि केंद्र खोल रहा है, तो उसको हम लोग स्पेशल इंसेंटिव देंगे। स्पेशल इंसेंटिव क्या? एडिशनली 2 लाख रुपए देंगे, एक बार में 2 लाख रुपए देंगे, ताकि वो लोग अपना दुकान जो बना रहा है वहां पर फर्नीचर फिक्सर्स रखे, 1.5 लाख का फर्नीचर फिक्सर में खर्चा करे और 0.5 लाख जो है वो कंप्यूटर प्रिंटर ये सब में खर्चा करे। ठीक है, तो स्पेशल इंसेंटिव हम लोग 2 लाख एक्स्ट्रा देंगे।
कौन कौन जन औषधि केंद्र खोल सकता है? क्या सब कोई खोल सकता है? नहीं, सब कोई नहीं खोल सकता है। जो बी फार्मा डी फार्मा क्वालिफाइड है वही खोल सकता है, या फिर कोई ऐसा एंटिटी जो कि बी फार्मा डी फार्मा क्वालिफाइड लोगों को रखा है वैसा, यानी कि दवाई देने वाला बी फार्मा डी फार्मा क्वालिफाइड होना चाहिए। जो मिनिमम स्पेस है वो 120 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया होना चाहिए जन औषधि केंद्र का। फिर ये जो जन औषधि केंद्र है ये रजिस्टर्ड होना चाहिए विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल, और स्पेशल डॉक्यूमेंटेशन लगेगा फॉर दिव्यांग SC ST एप्लीकेंट्स। ठीक, इसके बाद अगला क्या है? सरकार ने ग्रीन अमोनिया ग्रीन मिथेनॉल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया है। पहले क्या होता था, ग्रीन का मतलब क्या होता है? अगर प्रोडक्शन आपने ग्रीन हाइड्रोजन से किया है तो उसको हम लोग ग्रीन कहते थे, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जब रिन्यूएबल एनर्जी से आता है तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। अब ग्रीन हाइड्रोजन से जब हम लोग ग्रीन अमोनिया बनाते थे या फिर ग्रीन मिथेनॉल बनाते थे तो हम लोग इसको भी ग्रीन मिथेनॉल ग्रीन अमोनिया बोलते थे। लेकिन ये भूल गए कि ग्रीन अमोनिया बनाते समय बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, और ग्रीन मिथेनॉल बनाते समय भी बहुत सारा गैस एमिशन होता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसको ग्रीन बोल रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि ग्रीन नहीं बोलेंगे, एक लिमिट तक ही इसको ग्रीन बोलेंगे। एक लिमिट क्या है? बोला जा रहा है कि अगर ग्रीन अमोनिया बनते समय पर केजी अमोनिया में अगर 0.38 केजी CO2 इक्विवेलेंट तक इतना अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है नॉन बायोजेनिक, तब जाकर के उसको हम लोग ग्रीन अमोनिया बोलेंगे। इस लिमिट को क्रॉस करेगा तो उसको हम लोग ग्रीन अमोनिया नहीं बोलेंगे, सिर्फ अमोनिया बोलेंगे। उसी प्रकार से ग्रीन मिथेनॉल में अगर टोटल नॉन बायोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन 0.44 केजी CO2 इक्विवेलेंट पर केजी ऑफ मिथेनॉल से ज्यादा हो जाए तो उसको नहीं कहेंगे ग्रीन मिथेनॉल, अदरवाइज ग्रीन मिथेनॉल कहेंगे। ये जो हम लोग लिमिट देख रहे हैं, ये लिमिट हम लोग कैसे देखेंगे? लास्ट 12 मंथ का एवरेज के हिसाब से देखेंगे। लास्ट 12 मंथ का एवरेज कैलकुलेट करेंगे, उस आधार पे अगर ये लिमिट को फुलफिल कर रहा है तो ग्रीन अमोनिया का टैग देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद FDI के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट सरकार लाया। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जो भी लैंड बॉर्डर कंट्रीज थे, यानी कि अगल बगल हम लोग के नेबरिंग कंट्रीज थे, वो हमारे कंट्रीज में अपना स्टेक खरीद रहे थे, और स्टेक खरीद करके हमारा कंट्री का जो भी कंपनीज है वो कंपनीज अपना ओनरशिप बढ़ा रहे थे। अगर ओनरशिप वो हमारे कंपनी में बढ़ाते तो कहीं ना कहीं सारा कंट्रोल किसी दूसरे कंट्री में चला जाता, और दूसरा कंट्री जो है हमारा देश का कंपनी के थ्रू हम लोग का डेटा ले लेते। फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली मैन देखे होंगे, फैमिली मैन में एक कंपनी का नाम आया था सिरिंकमी। सिरिंकमी इंडिया का कंपनी था जहां पर चाइनीज इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया था। ये जो चाइनीज इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया था कोविड के टाइम पे, समझे? तो डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था या फिर इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया था, तो सारा जो डिसीजन है वो सारा डिसीजन चाइनीज लोग ले रहा था। तो वो तो आराम से इंडिया का जो डेटा है जो सिरिंकमी कंपनी के अंदर है वो डेटा तो आराम से वो ले सकता है, क्योंकि मालिक ही चाइनीज कंपनी बन गया है। चाइनीज कंपनी ही सबसे ज्यादा ओनरशिप रखा है, तो चाइनीज कंपनी जो करेगा वही करेगा। तो ऐसा हो रहा था, इसीलिए उस समय सरकार ने क्या किया था, एक लिमिट सेट कर दिया था कि कोई भी अगर माइनर कंट्रोल भी ले रहा है हमारे कंपनीज के अंदर या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल भी ले रहा है हमारे कंट्रीज के अंदर थ्रू इन्वेस्टमेंट, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जो रूल हम लोग बनाए थे कि माइनर कंट्रोल या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल में भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो अप्रूवल को हम लोग हटा रहे हैं। अभी क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस तरीके से हम लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा तभी तो हमारा देश ग्रो करेगा। ठीक है, तो अभी तो कोविड का टाइम आया नहीं है और अभी इतना आसानी से कोई भी कंपनी को खरीदना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग ये रूल को रिलैक्स कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि अगर बेनिफिशियल ओनरशिप 10% या फिर उससे कम रहे, ठीक है, साथ में मैनेजमेंट में कोई भी कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो उस तरीके का इन्वेस्टमेंट में आप ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अप्रूवल लेने का दरकार नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप बेनिफिशियल ओनरशिप 10% से ज्यादा हो रहा है या फिर आप मैनेजमेंट में कंट्रोल ले रहे हैं, ठीक है, की मैनेजमेंट में कंट्रोल ले रहे हैं जो कि डिसीजन लेता है, अगर उस पर कंट्रोल ले रहे हैं तो आपका अप्रूवल रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अप्रूवल भी फास्टर मिल जाएगा अगर आप कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स में है, फास्टर अप्रूवल मिल जाएगा, विद इन 60 डेज अप्रूवल मिल जाएगा अगर आप इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, पॉलीसिलिकॉन,
इनगॉट वेफर विच इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन को रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन में तो पहले जल जीवन मिशन में हम लोग पाइप बनाते थे और मतलब पाइप को लगाते थे, बहुत सारे रूरल हाउस होल्ड में हम लोग पाइप लगा रहे थे ताकि पानी पहुंचे। अब हम लोग इसी जल जीवन मिशन को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं ताकि पानी जो है वो रेगुलर मिल सके, सही पानी मिल सके, क्वालिटी पानी मिल सके और रिपेयर मेंटेनेंस भी चल सके। इसके लिए हम लोग एक सुजलम भारत फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हम लोग हर एक विलेज को एक सुजल ग्राम आईडी दे रहे हैं या सर्विस एरिया आईडी दे रहे हैं। ये सर्विस एरिया आईडी में गवर्नमेंट ट्रैक कर पाएगा कि पानी का सोर्स जहां पर भी है वो सोर्स से विलेज तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और किस स्टेज में पानी रुका भी है तो किस स्टेज में रुका है। जिस स्टेज में रुका है उस स्टेज को ठीक कर देगा। ये सारा काम कैसे हो रहा है, ये सुजल ग्राम आईडी से हो रहा है और सर्विस एरिया आईडी से हो रहा है। तो सरकार ये चीज ट्रैक कर लेगा थ्रू सुजलम भारत फ्रेमवर्क। ठीक है, और फिर जब ट्रैक कर लेगा तो ठीक भी तो करना होगा। ठीक कौन करेगा, जो ग्राम पंचायत है और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है वही रिस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेशन का और मेंटेनेंस का। हर ग्राम पंचायत अपना ग्राम को हर घर जल तब जाकर सर्टिफाई कर सकता है जब स्टेट गवर्नमेंट वेरीफाई कर ले तभी। ठीक है, इसके बाद फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज किया गया है। ये सेकंड फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, रिलीज किया गया है बाय नीति आयोग। ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्टेट फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग 5 पैरामीटर्स पे देखते हैं, 5 पिलर्स पे देखते हैं। ये 5 पिलर याद रखिएगा। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, कि स्टेट किस तरह से अपना एक्सपेंडिचर करता है, सोच समझ से करता है कि नहीं करता है। दूसरा रिवेन्यू मोबिलाइजेशन, कितना रिवेन्यू आ रहा है स्टेट के पास। फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल डेफिसिट को किस तरह से मैनेज कर रहा है कोई भी स्टेट। डेट इंडेक्स, कितना डेट बढ़ रहा है किसी भी स्टेट का। डेट सस्टेनेबिलिटी, डेट को किस तरह से मैनेज कर रहा है, डेट चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा। ये 5 पिलर है, 5 पैरामीटर है जिस पे चेक होकर के हम लोग रैंकिंग दिए हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेस में रैंकिंग दिए हैं। तो रैंकिंग हम लोग दिए हैं जनरल स्टेट्स को और नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर रैंकिंग दिए हैं। ठीक है, तो रैंकिंग भी 4 कैटेगरी में है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। ठीक है, तो हिमालय जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन रीजन है ना, वहाँ पर ये फ्रंट रनर का कैटेगरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 3 ही कैटेगरी है, अचीवर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल। ठीक है, तो अचीवर में कौन आया है वो देख लो। नंबर 1 पे आया है उड़ीसा, गोवा और झारखंड जनरल स्टेट्स के अंदर, और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स के अंदर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड आया है। ठीक है, इसके बाद हर पैरामीटर के हिसाब से हर पैरामीटर में कौन बेस्ट आया है, तो हर पैरामीटर के हिसाब से ये लोग बेस्ट आए हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जो आप पढ़ रहे हो ये ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन रीडिंग करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट था। ठीक है, रीडिंग भी आपको करना होगा। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, देखो नेत्री का क्या मतलब होता है। नेत्री का मतलब होता है कि फीमेल नेता। तो आप देखे होंगे पंचायत वेब सीरीज में कि फीमेल नेता तो रहती है लेकिन सारा काम उसका हस्बैंड करता है, लेकिन हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं जो फीमेल नेता है या फिर नेत्री है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए, यानी कि वो उसके अंदर लीडरशिप स्किल आए, डिसीजन मेकिंग स्किल आए। तो इसके लिए हम लोग एक स्कीम लेकर के आए हैं, उसका नाम है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ये 2025 में आया था, 1 साल इसका हो गया है। ठीक है, अभी जो है हम लोग 24 स्टेट्स थे, हर एक लीडर को एक अवार्ड दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग बीकन वुमेन पंचायत लीडर का अवार्ड दे रहे हैं। ठीक है, साथ में हम लोग एक निर्भया फंड भी बनाए हैं जिसमें सेफ्टी के लिए भी बात किया जाएगा। इसके बाद है बिग बाउंटी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये लाया गया है UIDAI के द्वारा। UIDAI कहता है, यानी जो आधार बनाता है ना वो कंपनी जो है UIDAI, वो कहता है कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स आप लोग आइए, एथिकल हैकर्स आप लोग आइए, और आप लोग जो है ना लूप होल ढूंढिए UIDAI वेबसाइट के अंदर, माय आधार पोर्टल के अंदर और QR कोड सिस्टम के अंदर, और वो लूप होल खोजिए ताकि वो लूप होल को हम लोग फिक्स कर सके। ठीक है, और उसके बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। तो जितना सीवियर रहेगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। इस रिवॉर्ड का नाम ही रखा गया है बग बाउंटी प्रोग्राम। बग का मतलब होता है
कि कोई भी वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में लूप होल ढूंढना। बाउंटी का मतलब होता है रिवॉर्ड, तो लूप होल के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पर 20 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और एथिकल हैकर्स को इन्वाइट किया गया है बाय यूआईडीआई, ताकि यूआईडीआई वेबसाइट, माई आधार पोर्टल और क्यूआर कोड सिस्टम में कोई भी अगर वल्नरेबिलिटीज है उसको ढूंढा जा सके और उसको फिक्स किया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड बिजनेस, एग्री फूड सिस्टम, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। इसको ऑर्गेनाइज करने वाला 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्री साइंस, दूसरा है ICAR, तीसरा है कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च और चौथा है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया है ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम, ताकि जो वुमेन है वो एग्री फूड सिस्टम के अंदर आ सके। एग्री फूड सिस्टम का मतलब जो भी फार्मिंग हो रहा है, फिर जो भी उत्पादन हो रहा है उसका प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फूड सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन आए, कंट्रीब्यूट करे। इसके लिए हम लोग एक कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसका थीम क्या रखा गया था? ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर्स। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नाम क्या है? मैपिंग ऑफ टेक्सटाइल वेस्ट वैल्यू चेन। कपड़े का वेस्ट कहाँ से आता है और उसका क्या होता है, ये जानकारी दे रहा है ये रिपोर्ट। तो कपड़े का जो वैल्यू चेन है उसको समझो। कपड़े का प्रोडक्शन होता है, फिर उसका यूज हम लोग करते हैं, फिर वो वेस्ट होता है और रिसाइकलिंग होता है। तो कपड़े का जो प्रोडक्शन है ना, उसी में बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं, वेस्टेज निकलता है। तो प्री कंज्यूमर 42% वेस्टेज होता है, पोस्ट कंज्यूमर 58% वेस्टेज होता है कपड़े का। जो भी वेस्ट हो रहा है ना, हम लोग एनुअली 70.73 लाख टन हम लोग वेस्ट करते हैं, जिसमें से 70% ज़्यादा हम लोगों ने रिकवर भी किया है। रिसाइकलिंग का बात करें, जो प्री कंज्यूमर टेक्सटाइल वेस्टेज होता है उसमें से 90% हम लोग रिसाइकल भी कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। पोटेंशियल क्या है टेक्सटाइल सेक्टर का? टेक्सटाइल का जो मार्केट साइज है वो $3.5 बिलियन 2030 तक हो जाएगा, जो कि 1 लाख ग्रीन जॉब क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 29th मीटिंग हुआ है PM स्टैक का। PM स्टैक का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर का करंट स्टेटस को एसेस करता है, फ्यूचर रोड मैप बनाता है और प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करता है। ये जो 29th मीटिंग हुआ है, ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को लेकर के हुआ है। इसका चेयर, ये जो मीटिंग में चेयरपर्सन थे वो कौन थे? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और कोलिशन ऑफ विलिंग, इन लोग दोनों ने मिलकर के एक पार्टनरशिप किया है फॉर लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल, ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल है उनको लाइफ साइकिल सपोर्ट दिया जा सके। लाइफ साइकिल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बचपन से लेकर के बड़े तक उनको हर एक स्टेज में सपोर्ट देना। जैसे चाइल्डहुड में डिटेक्शन का सपोर्ट देना, कि जो भी हियरिंग प्रॉब्लम हुआ है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्कूल में एजुकेशन दिलाना, यूथ में स्किल ट्रेनिंग दिलाना, एडल्ट में जॉब दिलाना और सोसाइटी में इंक्लूजन दिलाना। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ PWD ये तो सारा काम नहीं कर सकता है, तो ये सब में हेल्प कौन कर रहा है? कोलिशन ऑफ बिलिंग। कोलिशन ऑफ बिलिंग क्या एक कोई कंपनी है? नहीं, यहाँ पर बहुत सारा कंपनी आपस में मिला हुआ है। कोई कंपनी क्या करता है? हियरिंग एड बनाता है। कोई कंपनी क्या करता है? जो भी सुन नहीं सकते हैं उनको पढ़ाने का काम करता है। तो बहुत सारा कंपनी जो है वो आपस में यहाँ मिल करके बिलिंग कोलिशन बनाता है, गठबंधन बनाता है, और वो आपको हेल्प कर रहा है। 7 फोकस एरिया है, उसको देखो। पहला है अवेयरनेस जनरेशन, अवेयरनेस फैलाएंगे। दूसरा एक्सपेंशन ऑफ असिस्टिव टेक, जो भी मशीन वगैरह होता है हियरिंग एबिलिटीज के लिए वो सब भी देंगे। अर्ली आइडेंटिफिकेशन करवाएंगे, एजुकेशन सपोर्ट देंगे, स्किल डेवलपमेंट करवाएंगे, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएंगे, इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप करवाएंगे, डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देंगे। डिजिटल कंटेंट में जो सुन नहीं सकते हैं उनका मतलब साइन लैंग्वेज बढ़ाएंगे। आप देखे भी होंगे कभी दूरदर्शन में दिखाता भी है न्यूज़, साइन लैंग्वेज की तरफ न्यूज़ होता है, वो ऐसे दिखाता है, ऐसे दिखाता है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है इंडियन साइन लैंग्वेज। फिर क्या है? इनेबल कर रहा है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ये भी करेगा। ये 7 फोकस एरियाज पे रहेगा। थक गया? लाइक कर दो। मैं थक गया बोल बोल करके, लाइक कर दो मेरे दोस्त।
तो गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है समृद्धि केंद्र, पहला समृद्धि केंद्र चालू कर दिया है अंडर समृद्ध ग्रामीण फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट। ये क्या है? देखो, फिजिटल का मतलब होता है फिजिकल प्लस डिजिटल, तो डिजिटल सर्विसेज हम लोग देना चाह रहे हैं लेकिन फिजिकल लोकेशन में। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट रूरल सर्विस हब बना रहा है, अलग अलग रूरल एरियाज में समृद्धि केंद्र खोल रहा है। ये समृद्धि केंद्र के अंदर हेल्थ एटीएम रहेगा, यानी कि लोग जो है इस समृद्धि केंद्र आकर के बेसिक टेस्ट करा पाएंगे, ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है, नॉर्मल टेस्ट करा सकेंगे। अफोर्डेबल मेडिसिन यहीं पर मिल जाएगा समृद्धि केंद्र के अंदर, ठीक है, जन औषधि परियोजना के अंदर। एजुकेशन भी यहाँ पर मिल जाएगा, स्मार्ट क्लासरूम अवेलेबल हो जाएगा, डिजिटल लर्निंग एक्सेस रहेगा। एग्री रिलेटेड सर्विसेज, मान लो कोई सॉइल टेस्टिंग कराना चाहता है तो समृद्धि केंद्र में आकर के सॉइल टेस्टिंग करा सकता है, एडवाइस ले सकता है। ई गवर्नमेंट सर्विसेज, कोई भी स्कीम को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्टिफिकेट इशुएंस है तो वो यहाँ के ले सकता है। तो समृद्धि केंद्र बहुत सारा बनेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। पहला बन गया है एमपी में उमरी विलेज में, दूसरा बनेगा नाराकोडरू आंध्र प्रदेश, तीसरा बनेगा छोरावाला यूपी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब स्वामी फंड को देखते हैं। तो सरकार ने एक स्वामी फंड बनाया है जहां पर सरकार, बैंक और इन्वेस्टर तीनों अपना पैसा लगाएगा और इस फंड में पैसा रखेगा। ये फंड में पैसा रहने के बाद उनको लोन दिया जाएगा, इस फंड से उनको लोन दिया जाएगा जिनका घर आधा अधूरा बना हुआ है, ठीक है, और वो अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर कोई अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि उनका 200 या फिर उससे कम का स्क्वायर फीट का एरिया है और मुंबई में उसका कॉस्ट 2 करोड़ है या उससे कम है, एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद में उसका स्कोर, उसका कॉस्ट 1.5 करोड़ से कम है और रेस्ट में उसका प्राइस 1 करोड़ या फिर उससे कम है इसका प्राइस। अगर ये चीज़ है तो उन लोगों को स्वामी फंड से लोन मिलेगा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जिनको लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, आधा रुका हुआ है, तो नॉर्मली बैंक पैसा नहीं देता है। तो ये स्वामी फंड बनाया गया है ताकि अल्टीमेटली पैसा पहुंच सके। किन किन को पैसा पहुंच सकता है, रेरा रजिस्टर्ड जो रहेगा उसको पहुंच सकता है, जो भी डेवलपर जिसका नेटवर्क पॉजिटिव है, नियर कंप्लीशन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इसलिए रुक गया है क्योंकि फंड कमी पड़ गया है, एनपीए एनसीएलटी का भी प्रोजेक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। इसके लिए स्वामी फंड बनाया गया है। स्वामी फंड को 2019 में बनाया गया था, उसका पर्पस 25 केसी था। 2025 का बजट में वापस से स्वामी फंड 2.0 आया है, उसमें 15,000 करोड़ का कॉर्पस है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वेटरन, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 6,000 पर मंथ हम लोग वेटरन आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं टिल लाइफ। अगर कोई वेटरन आर्टिस्ट जो है वो 60 साल का उम्र या फिर उससे ज़्यादा का उम्र का है, उनका एनुअल इनकम 72,000 या फिर उससे कम है, रेसिपिएंट है वो स्टेट गवर्नमेंट का 500 रुपया पर मंथ का पेंशन के अंदर, ठीक है, एटलीस्ट 500 पर मंथ उनको पेंशन मिलता है अंडर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और वो कोई दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको नहीं मिल पा रहा है, तब जा करके उनको इस स्कीम के अंदर 6,000 पर मंथ मिलेगा, टिल लाइफ मिलेगा। इसके बाद हम लोग देखें कि भारत औद्योगिक विकास योजना भव्य, ये जो योजना है इसको अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसमें हम लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कह रहा है कि हम लोग इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर को 1 करोड़ पर एकड़ देंगे ताकि वो 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बना सके। इंडस्ट्रियल पार्क ऐसा पार्क होता है जहां पर ऑटोमेटिकली सारा चीज फैसिलिटी अवेलेबल होता है। तो कोई भी अगर ग्लोबल इन्वेस्टर है और वो यहाँ पर प्लांट सेटअप करना चाहता है तो वो सीधा ये इंडस्ट्रियल पार्क में आएगा और काम चालू कर देगा, उसको प्लांट सेटअप नहीं करना होगा, प्लांट ऑलरेडी सेटअप किया हुआ मिलेगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया हुआ मिलेगा, इसको कोई तो कोई डेवलप करेगा ना। तो सरकार बोल रहा है कि जो भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलपर है तुम लोग प्लग एंड प्ले पार्क बनाओ, यानी कि पहले से सारा काम होना चाहिए, ऐसा एक रेडीमेड पार्क बना दो, इंडस्ट्रियल पार्क बना दो। उसके लिए इंसेंटिव देंगे। कितना इंसेंटिव देंगे, 1 करोड़ पर एकड़ देंगे ताकि तुम लोग 100 प्लग एंड प्ले पार्क बना सको इंडिया में। ये जो 100 प्लग एंड प्ले पार्क बनेगा वो 100 से 1,000 एकड़ का होगा, ठीक है। इसके लिए सरकार 33,660 करोड़ रुपया खर्चा करेगा और FY 27-32। इसमें 3 चीज बनेगा, वो जो इंडस्ट्रियल पार्क है उसमें 3 चीज बनेगा, एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा
जहाँ पर इंटरनल रोड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर इसको ठीक कर लो, ये इंटरनल रोड है, इंटरनल रोड बनेगा, ड्रेनेज बनेगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनेगा, यानी कि वहाँ पर वाईफाई ताईफाई रहेगा, ये सब भी रहेगा, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज रहेगा, वैल्यू एडेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर रहेगा, ठीक है, जैसे कि रेडीमेड फैक्ट्री शेड बना हुआ है, वेयर हाउस बना हुआ है, टेस्टिंग लैब बना हुआ है। तीसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कर के लिए हाउसिंग बना हुआ है, कैंटीन बना हुआ है, इस तरीके का बना रहेगा, 3 चीज, ठीक है। बेनिफिट कौन लेगा, प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा, कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है जो कि यहाँ पर आके प्रोडक्शन चालू करना चाहता है, उसको बेनिफिट मिलेगा, वो लोग हो गया प्राइमरी बेनिफिशियरी। सेकेंडरी बेनिफिशियरी कौन होगा, एमएसएमई, स्टार्टअप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब रहेगा। इसके बाद हम लोग देखिए स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम, ये स्कीम को भी अभी अप्रूव कर दिया गया है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि जो छोटा छोटा स्टेट्स है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है या फिर कोई जो रिमोट एरिया है जहाँ पर बिजली का कमी होता है, तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम रहे, ताकि वहाँ पर पानी से ही बिजली बना सके और वो एरिया इलेक्ट्रिसिटी में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस सरकार दे रहा है। स्पेशल फोकस कर रहा है सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और इन डिस्ट्रिक्ट विद इंटरनेशनल बॉर्डर। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारा वाटरफॉल है, वहां पर बहुत पोटेंशियल है कि आप वहां का स्ट्रीम से एनर्जी बना सकते हैं, तो इसीलिए ये स्कीम आया है। स्कीम के बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट बोल रहा है कि रिवर या स्ट्रीम से एनर्जी बना लो, छोटा छोटा स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स बनाओ। स्मॉल हाइड्रो प्लांट जैसे कि 1 से लेकर के 25 मेगावाट तक का प्लांट बना लो। इस स्कीम के अंदर टोटल टारगेट है कि 1500 मेगावाट का हम लोग बना लेंगे अलग अलग जगह में। प्रोजेक्ट लाइफ 40 से 60 साल का रहेगा, ठीक है। अब हर स्टेट में बना है या नहीं बना है कोई चीज, इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेट्स बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जब देगा तो स्टेट को भी कुछ पैसा मिल रहा है, 20 करोड़ रुपए उसको मिल रहा है फॉर 200 डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद कितना असिस्टेंस मिलेगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और या फिर डिस्ट्रिक्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर का, तो वहां पर कितना मिलेगा, 3.6 करोड़ पर मेगावाट और 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, लेकिन मैक्सिमम 30 करोड़ पर प्रोजेक्ट। अगर कोई दूसरा स्टेट है तो वहां पर 2.4 करोड़ पर मेगावाट और 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, लेकिन मैक्सिमम 20 करोड़। इसके बाद एक रिलीफ स्कीम आया है, ये हमारा लास्ट स्कीम है, डोंट वरी, लास्ट न्यूज है। तो ईरान, इजराइल, यूएसए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आप देखे होंगे कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम हुआ था ड्यू टू वॉर, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारा शिप फंस गया था। जहां शिप आ नहीं पा रहा था तो गैस भी हम लोग का नहीं आ पा रहा था, एलपीजी सिलेंडर नहीं आ पा रहा था, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन एक चीज नोटिस किया, हम लोग जो एक्सपोर्ट कर भी रहे थे वो भी तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। जो भी शिप हम लोग यहाँ से भेज रहे थे तो वो शिप भी तो रुक जा रहा था, वो शिप का भी जो फ्रेट कॉस्ट है वो बढ़ रहा था, वो जो शिप है उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा था क्योंकि वार चल रहा था, और एक्सपोर्ट का रिस्क भी बढ़ रहा था। तो एक्सपोर्टर लोग बहुत चिंतित थे, तो एक्सपोर्टर लोग के लिए स्कीम लाया गया, 497 करोड़ में स्कीम बनाया गया और लाया गया। इसका नाम क्या था, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। इसमें कहा गया कि जो भी एक्सपोर्टर ईसीजीसी से इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उनको कुछ ना कुछ रिस्क कवरेज होता है। कितना रिस्क कवरेज होता है, कुछ भी रिस्क कवरेज होता होगा, तो उस रिस्क कवरेज को हम लोग बढ़ा देंगे, सरकार बढ़ा देगा। अगर एग्जिस्टिंग कंसाइनमेंट 14 अप्रैल से लेकर के 15 मार्च तक गया है, अगर 14 अप्रैल से लेकर 15 मार्च तक कोई भी सामान निकला है इंडिया से, ठीक है, और वो इंश्योरेंस के अंदर है, ईसीजीसी का इंश्योरेंस के अंदर है, लेकिन 100% कवर नहीं मिल रहा है, तो उसको 100% कवर सरकार देगा अंडर रिलीफ स्कीम। और अगर कोई ऐसा कंसाइनमेंट है जो कि 16 मार्च से लेकर के 15 जून के बीच में जाने वाला है, उसको 95% रिस्क कवरेज दे रहा है। यहीं तक नहीं रुक रहा है, बोल रहा है कि जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है जो कि इंश्योरेंस नहीं भी लिया था, छोड़ो इंश्योरेंस नहीं भी लिया था, नॉट अवेल्ड क्रेडिट इंश्योरेंस, तो उसको भी हम लोग 50% रीइंबर्समेंट देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम और एमएसएमई, इस स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, तो पहले समझते हैं कि ये स्कीम है क्या और फिर समझेंगे कि मॉडिफिकेशन क्या हुआ है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको भी दिखे, ठीक है। आपको दिख रहा है, दिख रहा है आपको,
तो ये जो स्कीम है ये क्या है, ये स्कीम में गवर्नमेंट जो है वो 60% का गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो एमएसएमई को लोन दे सके टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पर मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एमएसएमई को लोन दे रहा है टू बाय प्लांट एंड मशीनरी, और मैक्सिमम लोन कितना देगा, 100 करोड़ का। मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, तभी वो ये लोन देगा। ये लोन में जो भी अगर रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है एमएसएमई, तो उसका गारंटी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। कितना गारंटी दे रहा है, 60% गारंटी दे रहा है। ठीक है, एमएसएमई जो लोन दिया है उसका रिपेमेंट कैसे होगा, अगर 50 करोड़ तक का लोन लिया है एमएसएमई तो वो 8 साल के अंदर रिपेमेंट करेगा। उसमें से 2 साल जो है वो मॉरेटोरियम पीरियड है, जहां पर कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, कुछ भी रिपेमेंट नहीं करना पड़ता है। और अगर जो लोन है वो 50 करोड़ से ज्यादा का लोन है, तो फिर उसमें मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक डिसाइड करेगा कि कब तक उसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, अब चूंकि एमएसएमई को बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि एमएसएमई के बिहाफ में गवर्नमेंट जो है वो गारंटी दे रहा है, तो एमएसएमई को इसके बदले में कुछ गारंटी फीस देना पड़ेगा सरकार को। अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ेगा 5% ऑफ द लोन अमाउंट, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। इसके बाद एनुअल फी भी लगेगा, फर्स्ट ईयर 0%, नेक्स्ट 3 ईयर्स 1.5% करके, और उसके बाद फिर 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, ये गारंटी फीस देना पड़ेगा एमएसएमई को, गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर सोचा है और माना है कि ये टोटल 7 लाख करोड़ रुपया का गारंटी देगा। ठीक है, तो कब तक देते रहेगा, तो ये जो स्कीम है ये इसका ड्यूरेशन क्या है, 4 साल या फिर 7 लाख करोड़ लिमिट अचीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। 4 साल तक मैक्सिमम देगा, या फिर ये जो 7 लाख करोड़ का ये कॉर्पस रेडी किया है ये पूरा गारंटी दे दे तब फिर खत्म कर देगा, है ना। ये है कितना गारंटी टेन्योर होगा, 10 साल तक, यानी 10 साल तक गारंटी देता ही रहेगा। 10 साल में अगर कभी भी एमएसएमई लोन वापस नहीं कर पाता है, जितना लोन वापस नहीं किया है उसका 60% जो है वो गवर्नमेंट दे देगा। यहाँ पर गवर्नमेंट का मतलब है एनसीजीटीसी। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का बेस स्कीम। इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन को देखो। सर्विस सेक्टर पहले इंक्लूड नहीं हुआ करता था, अब सर्विस सेक्टर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पहले जो 5% हम लोग अपफ्रंट अमाउंट ले रहे थे जो कि नॉन रिफंडेबल था, अब वो रिफंडेबल होगा। और कब से रिफंडेबल होगा, 4th ईयर से। तो चौथा साल 1% रिफंड होगा, फिर 5वां साल फिर 1% रिफंड होगा, फिर 6ठा साल फिर 1% रिफंड होगा। तो चौथा साल से 1% रिफंड पर ईयर करके होगा। मिनिमम मशीनरी कॉस्ट को भी कम कर दिया गया है। पहले 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए था मिनिमम मशीनरी कॉस्ट, तभी लोन मिलता, लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 60% कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ जो एमएसएमई एक्सपोर्टर है उनके लिए खास इंसेंटिव दिया गया है और खास स्कीम में सुविधा दिया गया है। क्या क्या दिया गया है वो देखो। अगर कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो कि प्रॉफिटेबल है और पिछले 3 सालों में 25% ऑफ टर्नओवर उन्होंने एक्सपोर्ट किया है, तो ऐसा जो भी एक्सपोर्टर होगा उसको गारंटीड लोन मिलेगा 20 करोड़ का, कवरेज मिलेगा 75% का। बाकी लोग को कितना कवरेज दे रहे हैं, बाकी लोग को 60% कवरेज दे रहे हैं, लेकिन इसको 75% कवरेज देंगे। बाकी लोग को 5% का अपफ्रंट अमाउंट देना पड़ता है ना। गारंटी के लिए गारंटी फीस लगता है ना अपफ्रंट में 5%, इसको 2% देना पड़ेगा, वो भी मैक्सिमम 40 लाख। और ये 2% भी रिफंडेबल होगा फ्रॉम 4th ईयर, 1% करके। ठीक है, इसका जो फीस है गारंटी फीस पहला साल नील रहेगा, उसके बाद 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये स्कीम आप समझ लिए। ये स्कीम में गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन आगे एमएसएमई को लोन दे सके टू बाय प्लांट एंड मशीनरी। ये जो लोन दिया जा रहा है तभी दिया जाएगा जब मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहना चाहिए। रिपेमेंट जब करेगा तो अगर 50 करोड़ के ऊपर का लोन है तो 8 साल के अंदर रिपेमेंट करेगा विद 2 ईयर्स मॉरेटोरियम। और अगर 50 करोड़ के ऊपर का लोन है तो मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करेगा कि कब तक रिपे करेगा। ठीक है, एमएसएमई को गारंटी फीस देना पड़ेगा यहाँ पर। अपफ्रंट अमाउंट 5% लोन अमाउंट जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। एनुअल फी फर्स्ट ईयर में 0%, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1.5% करके, और उसके बाद 1%। ड्यूरेशन कितना रहेगा, 4 ईयर्स और 7 लाख करोड़ लिमिट अचीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर। गारंटी टेन्योर 10 साल का रहेगा। ये था बेस स्कीम। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है। सर्विस सेक्टर पहले इंक्लूड नहीं हुआ करता था इस स्कीम के अंदर, अब उसको इंक्लूड कर रहे हैं। 5% का जो अपफ्रंट अमाउंट था पहले वो रिफंडेबल नहीं था, अब वो रिफंडेबल कर रहे हैं। रिफंडेबल होगा फ्रॉम 4th ईयर, 1% रिफंड करेगा हर साल, और मिनिमम मशीनरी कॉस्ट 60% हो गया है। जो एक्सपोर्टर है, यानी कि जो भी एमएसएमई एक्सपोर्टर है जो कि प्रॉफिटेबल है और पिछले 3 सालों में
एक्सपोर्ट किया है मिनिमम 20% ऑफ देयर टर्नओवर, उनको गारंटीड लोन मिलेगा 20 करोड़ का, कवरेज मिलेगा 75% का, अपफ्रंट अमाउंट सिर्फ 2% देना पड़ेगा, वो भी रिफंड हो जाएगा ईच इन 4th and 5th ईयर, और उनका जो फीस है फर्स्ट ईयर में नील लगेगा, सेकंड ईयर से 0.5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या न्यूज था कि नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है, रियलाइजिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इक्विपमेंट। यहाँ पे बोला गया है कि ग्लोबल लेवल पे स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट का कितना मार्केट अभी चल रहा है, 2024 में स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट $700 बिलियन का था, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो स्पोर्ट्स गुड्स मार्केट है 2036 होते होते $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो मार्केट है वो $2.5 बिलियन का है। ठीक है, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बात करते हैं। जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो 2024 में इसका मार्केट है $140 बिलियन, जो 2036 तक $283 बिलियन हो जाएगा। अभी जो है इंडिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ 0.5% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। कितना? $275 मिलियन एनुअली। ठीक है, इसमें से भी जो 90% प्रोडक्शन है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज करता है। हम लोग का पोटेंशियल है जिसको हम लोग अचीव करना है। क्या पोटेंशियल है कि हम लोग जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट करते हैं इसको हम लोग 2036 तक 11% बढ़ा सकते हैं। मतलब कि अभी जो है हम लोग ग्लोबल एक्सपोर्ट का सिर्फ 0.5% एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग 2036 तक आते आते इसी 0.5% को 11% कर सकते हैं, यानी कि $8.1 बिलियन और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल है, इसी के बारे में इस रिपोर्ट में बात हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप करके रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल डेंटल कमीशन के द्वारा। नेशनल डेंटल कमीशन जो है एनडीसी एक्ट 2026 के अंदर कमीशन किया गया है और काम करेगा। इसका क्या क्या काम है? जो भी डेंटिस्ट के लिए या डेंटिस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके लिए रेगुलेशन फ्रेम करेगा। जो भी डेंटल कॉलेजेस है उसका असेसमेंट और उसका रेटिंग भी दिया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स का इवेल्युएट करेगा, और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है डेंटिस्ट लोगों के लिए उसका गाइडलाइंस को फ्रेम करेगा। डेंटल कमीशन के अंदर 3 ऑटोनोमस बोर्ड भी बनाया गया है। एक है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन बोर्ड, दूसरा है डिजिटल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, और तीसरा है एथिक्स एंड डेंटल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इसके बाद एक कंपटीशन इंप्लीमेंट किया गया था, तो वो कंपटीशन का नाम है कौशलता से उद्यमिता। ये जो कौशलता से उद्यमिता है इसका कंपटीशन किया गया था कि जो भी स्किल ट्रेनीज है, जो भी स्किल का ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो अगर स्किल को इनोवेटिव आइडिया में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा। तो फिर अभी उनको अवार्ड मिला है। अभी फर्स्ट प्राइज मिला है 1 लाख, सेकंड प्राइज मिला है 75,000 और थर्ड प्राइज मिला है 50,000। ठीक है, तो हम लोग 5 सेक्टर पे फोकस किए थे कि 5 सेक्टर में जो स्किल ट्रेनीज है वो लोग अपने स्किल को इनोवेटिव आइडियाज में और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में कन्वर्ट करके आगे बढ़े। तो 5 सेक्टर कौन कौन सा था? आईटी, आईटीईएस, ऑटोमोटिव सेक्टर, अपैरल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको इंप्लीमेंटेशन 3 जन मिलकर किया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, आदित्य बिरला कैपिटल फाउंडेशन और पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, अभी आगे देखो, अब है अगला स्कीम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें देखो, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, है ना। गवर्नमेंट जो है यानी कि एनसीजीटीसी ये गारंटी दे रहा है किसको? ये गारंटी दे रहा है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, यानी कि बैंक को, ताकि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है आगे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन दे सके और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आगे जाकर के स्मॉल बोरोवर को लोन दे सके। क्या होता है कि स्मॉल बोरोवर है उसको लोन नहीं मिल पाता है क्योंकि उसको लोन देने वाला जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और इसी के पास पैसा नहीं है। तो इसी के पास पैसा नहीं है तो ये पैसा कहां से लाएगा? तो ये लोन लेगा मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से, और मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इसको लोन दे नहीं रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट बोल रहा है कि मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन हम तुमको गारंटी देते हैं, तुम आगे लोन दे दो। ठीक है, सरकार जो गारंटी देगा, है ना, तो उसके बदले में सरकार कुछ फीस भी लेगा। कितना फीस लेगा? तो सरकार फीस लेगा 0.5% पर एनम ऑन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एरो को ठीक कर देता हूँ, यहाँ एरो का गड़बड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एरो नहीं होगा। अब ये एरो ठीक है ना। तो गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है, उसके बदले मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको फीस दे रहा है। गारंटी कितना देगा?
गारंटी कितना देगा, तो वो टाइप पर डिसाइड होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो स्मॉल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या मीडियम है या फिर लार्ज है। अगर वो मीडियम है यानी कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 500 करोड़ से कम है, तो उस केस में गारंटी 80% मिलेगा। अगर वो मीडियम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यानी कि उसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 500 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ का है, तो उसको गारंटी 75% मिलेगा। और अगर वो लार्ज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है यानी कि 2000 करोड़ से ज़्यादा उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो उसको 70% का गारंटी मिलेगा। ठीक है, कंडीशन है यहाँ पर कि जब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन लोन देगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पर जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होगा वो कितना रहेगा, EBLR और MCLR प्लस 2% इतना ही रहना चाहिए मैक्सिमम। मैक्सिमम लोन सैंक्शन कितना होगा, 20% ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसके बावजूद स्मॉल MFI जो है उसको मैक्सिमम 100 करोड़ का ही लोन मिलेगा। जो मीडियम MFI है उसको मैक्सिमम 200 करोड़ का लोन मिलेगा। जो लार्ज MFI है उसको मैक्सिमम 300 करोड़ का लोन मिलेगा। लोन टेन्योर क्या होगा, 3 साल का लोन होगा जिसमें से कि 2 साल लोन रिपे कर सकता है, 1 साल मॉरेटोरियम है यानी कि तुम लोन रिपे मत भी करो, इंटरेस्ट रिपे मत भी करो, चलेगा। इसके बाद मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन है यहाँ पर, यानी कि ये जो लोन दे रहा है ना माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, उसमें से कुछ परसेंटेज लोन जो है स्मॉल MFI को देना होगा और कुछ परसेंटेज मीडियम MFI को देना पड़ेगा। तो स्मॉल MFI को 5% देना ही पड़ेगा और मीडियम MFI को 10% लेना ही पड़ेगा। यह है मिनिमम शेयर ऑफ सैंक्शन। ठीक है, अब जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि आगे स्मॉल बॉरोवर को लोन देता है वो कितना में लोन देगा, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना होगा, एवरेज लेंडिंग रेट ऑफ लास्ट 6 मंथ माइनस 1%। ये जो स्कीम है ये कब तक के लिए वैलिड रहेगा, 30 जून तक वैलिड रहेगा। और अगर मान लो कि 30 जून से पहले ही 20,000 करोड़ का गारंटी दे दिया है तो फिर ये स्कीम बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यानी कि मॉस्पी ने एनुअल सर्वे कराया था, उसका अभी रिजल्ट आ गया है, वो रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ये जो सर्वे है इसमें डेटा लिया गया था जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेड सेक्टर और अदर सर्विस सेक्टर को इंक्लूड किया गया है। 2 सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 सर्वे को कंपेयर कर रहे हैं। पहले हम लोग इससे पहले जो सर्वे हुआ था ना, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर, वो 2023-24 में हुआ था। तो हम लोग वो वाला सर्वे से ये वाला सर्वे को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आप कंपेयर करते हैं अच्छे से। तो टोटल इस्टेब्लिशमेंट है, टोटल इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि टोटल बिजनेस वगैरह, वो पहले 7.34 करोड़ था, अब वो बढ़ के हो गया 7.92 करोड़, यानी कि 7.97, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8% इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है। ये अच्छी बात है। जितना भी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा है उसमें से फीमेल प्रोप्राइटरी इस्टेब्लिशमेंट कितना है, यानी कि कितना ऐसा बिजनेस है जिसमें फीमेल लीडर है या फीमेल उसका मालिक है, तो वो भी बढ़ा है। पहले 26.2% था, अब बढ़ के हो गया है 27%। परसेंटेज ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यूजिंग इंटरनेट, कितना परसेंटेज बिजनेस जो है वो इंटरनेट यूज कर रहा है। तो पहले 26.7% यूज करता था, अब वो बढ़ के 39.4% हो गया है। ये भी अच्छी बात है। एम्प्लॉयमेंट, अभी तक जो है टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हुआ है, 12.81 करोड़ अभी तक हुआ है, जिसमें से कि नया जॉब है 74.52 लाख। ठीक है, और हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है अदर सर्विसेज सेक्टर के अंदर। ठीक है, वेजेस का बात करते हैं तो 3.88% वेजेस भी बढ़ा है पर वर्कर। जीबीए का क्या हुआ है, तो जीबीए जो है पर वर्कर का जीबीए 1,56,000 हो गया है और जीबीए का ग्रोथ हुआ है 10.87%। ठीक है, उसमें से जीबीए का क्या क्या शेयर है, तो जीबीए का शेयर देखते हैं। जीबीए का शेयर अलग अलग सेक्टर में कितना है, तो अदर सर्विसेज में 42% है, ट्रेड सेक्टर में 37% है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 21% है। ठीक है, ये भी समझ लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो ये अगला, हर कंट्री जो है एक एनडीसी बनाता है, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए एक टारगेट बनाता है जो कि वो अचीव करेगा इन नेक्स्ट 5 ईयर, और वो टारगेट को फिर वो यूएनएफसीसी को जाकर के जमा करता है। यूएनएफसीसी क्लाइमेट चेंज का टारगेट देख करके क्या करेगा भाई, तो यूएनएफसीसी ग्लोबल स्टॉक टेक करता है। ठीक है,
पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था तो वहां पर बहुत सारा कंट्री मिल करके ये एग्रीमेंट किया था कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो साल 2100 तक यानी 2100 तक हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग का लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखेंगे, उससे अधिक नहीं बढ़ने देंगे। ऐसा हम लोग एक एग्रीमेंट साइन किए थे। अब इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद ये 100 साल है, वो 100 साल में बहुत लोग अपना अपना काम करेगा, अलग अलग देश अपना अपना काम करेगा, और हर 5 साल में ग्लोबल स्टॉक टेक होगा टू चेक प्रोग्रेस ऑफ एवरी कंट्री बाय यूएनएफसीसी। ठीक है, यानी कि एक हम लोग टारगेट सेट कर लिए हैं और हर 5 साल में चेकिंग करेंगे। पहला बार चेकिंग किया था 2023 में COP28 में, अब अगला बार होगा 2028 में। हम लोग यहाँ पर चेकिंग क्या करते हैं, 3 चीज देखते हैं। मिटिगेशन, तुम ठीक करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, आगे अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हो, और फाइनेंस कितना दे रहे हो। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग देखते हैं। तो हर एक कंट्री अपने हिसाब से एक टारगेट बनाता है क्लाइमेट चेंज के लिए और उसको यूएनएफसीसी को दिखाता है कि देखो हम लोग ये ग्रोथ किए हैं, हम लोग ये अचीवमेंट किए हैं। तो इंडिया भी जो है अभी अपना एनडीसी बनाया है और ये एनडीसी अप्रूव हो गया है, यूएनएफसीसी में जाएगा। एनडीसी भी हर 5 साल में बनता है। अभी एनडीसी यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन 2031 से 35 ये अप्रूव हो गया है। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो यहां पर अर्लियर टारगेट क्या था, अचीवमेंट कितना हुआ है और न्यू टारगेट क्या है, इसका इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एमिशन इंटेंसिटी के देखते हैं, यानी कि जीडीपी में हर यूनिट जीडीपी के लिए हम लोग कितना पोल्यूशन करते हैं, तो इसको हम लोग मेजर करते हैं एमिशन इंटेंसिटी से। तो एमिशन इंटेंसिटी को हम लोग टारगेट किए थे कि 2030 तक हम लोग 33 से 35% कम करेंगे, लेकिन हम लोगों ने 36% कम कर दिया है, यानी कि ज़्यादा अचीवमेंट किया है। अब हम लोग टारगेट किए हैं, एनडीसी में टारगेट किए हैं कि 47% और डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि हम लोग का जितना टोटल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, जहां से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, उसमें से कितना परसेंटेज क्लीन है और कितना परसेंटेज नॉन फॉसिल फ्यूल है। तो ये हम लोग का टारगेट था कि 40% हम लोग कर लेंगे बाय 2030, लेकिन अर्ली 2026 में ही हम लोग इसको अचीव कर लिए हैं और अभी 52.57% हो गया है। हम लोग का टारगेट है कि 60% हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि जितना भी आप कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए आप उतना पेड़ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, उतना फॉरेस्ट आपके पास है कि नहीं है। तो अभी हमारा 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व हो जाता है, उतना हम लोग पास कैपेसिटी है, उतना हम लोग पास कार्बन सिंक है। इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और 3.5 to 4 बिलियन का हम लोग टारगेट रखे हैं। ठीक है, ये भी आप समझ लिए। आगे है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसको मॉडिफाई कर दिए हैं। जो उड़ान स्कीम था उसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए हैं। उड़ान स्कीम 2016 में आया था फॉर अफोर्डेबल एयर ट्रैवल इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज। ठीक है, अभी इसको अपडेट कर दिया गया है और अगला 10 साल के लिए इसको रखा गया है। FY27 से लेकर 37 तक के लिए रखा गया है, सॉरी FY27 से लेकर के FY36 के लिए रखा गया है। इस स्कीम में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो भी पूरा इकोसिस्टम है उस पूरा इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर रहे हैं, ऑपरेशन को देख रहे हैं, सपोर्ट को देख रहे हैं। उड़ान स्कीम जो था, जिसका फुल फॉर्म था उड़े देश का हर एक नागरिक, है ना, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंदर हम लोग क्या चाह रहे थे, उसके अंदर हम लोग चाह रहे थे कि जहां जहां पर एयर ट्रैवल नहीं भी हो पाता है, जैसे कि टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, जहां पर भी एयर ट्रैवल नहीं हो पाता है, एरोप्लेन आता जाता नहीं है, तो वहां पर भी एरोप्लेन बनाए, मतलब एरोप्लेन पहुंचाए और वहां पर भी एयरपोर्ट बनाए। तो वो था उड़ान स्कीम। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि इसको और कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, यानी एयरपोर्ट भी बनाना है, हेलीपैड भी बनाना है, वाटर ड्रोम भी बनाना है। अब ये जो एयरपोर्ट बना, हेलीपैड बना, इसका ऑपरेशन के लिए भी जो खर्चा लगेगा वो भी हम लोग थोड़ा बहुत देंगे। बहुत सारा कमर्शियल एयरलाइंस है जो कि छोटा छोटा शहर में जाकर के अपना ऑपरेशन नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देंगे। साथ में जो रिमोट एरियाज है, डिफिकल्ट टेरेंस है, जहां पर हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं जाता है, तो वहां पर जाने के लिए भी हम लोग कुछ हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ये स्कीम आया है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसको हम लोग मॉडिफाइड उड़ान स्कीम बोल रहे हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है एक एक करके देखते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ एरोड्रोम। यहां पर हम लोग बोले हैं कि 100 एयरपोर्ट को हम लोग डेवलप करेंगे
फ्रॉम एग्जिस्टिंग अनसर्व्ड एयर स्ट्रिप्स। जो एयर स्ट्रिप्स बना हुआ है उन सारे एरियाज को हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। तो 100 एयरपोर्ट हम लोग बनाएंगे। इसके लिए खर्चा हम लोग अगले 8 साल में 12,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। इसके बाद ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी पैसा देंगे। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काफ़ी खर्चा लगता है, एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए काफ़ी खर्चा लगता है। तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए हम लोग अगले 3 साल के लिए पैसा देंगे। ठीक है, पर एयरपोर्ट पैसा देंगे 3.06 करोड़ पर एनम, और पर हेलीपैड या फिर पर वाटर डोम के लिए हम लोग 0.9 करोड़ पर एनम पैसा देंगे। हम लोग मतलब कि सरकार देगा पैसा। फिर मॉडर्न हेलीपैड, 200 मॉडर्न हेलीपैड हम लोग बनाना चाहते हैं, और हर मॉडर्न हेलीपैड के लिए हम लोग 15 करोड़ रुपया देंगे, ताकि जो डिफिकल्ट एरिया है, रिमोट लोकेशन है, वहां पर भी हेलीपैड बने, वहां पर भी एयर ट्रैवल पॉसिबल हो पाए। क्योंकि इमरजेंसी में एयर ट्रैवल होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। उसके लिए हम लोग 8 साल में 3661 करोड़ रुपया खर्चा करने वाले हैं। VGF फंडिंग भी हम लोग अगले 10 साल के लिए रखे हैं, ताकि जो भी कमर्शियल एयरलाइन है जो कि नहीं आता है, ताकि मतलब उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए वो Tier 2 Tier सिटीज में आता ही नहीं है, तो उनके लिए हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग लेकर के आए हैं। फिर है आत्मनिर्भर भारत एक्विजिशन। गवर्नमेंट जो है इंडियन मेड एयरक्राफ्ट यूज करेगा, इसीलिए वो इंडियन मेड एयरक्राफ्ट खरीदा है। 2HAL ध्रुव खरीदा है, ये एयरक्राफ्ट का नाम है। ये पवन हंस के लिए लिया है। पवन हंस वो एयरलाइन ऑपरेटर है, ठीक है, और अलायंस एयर भी एयरलाइन ऑपरेटर है। तो पवन हंस के लिए 2HAL ध्रुव लिया है, और अलायंस एयर के लिए 2HAL डॉर्नियर एयरक्राफ्ट लिया है, ताकि डिफिकल्ट एरिया में भी हेलीकॉप्टर वगैरह जा सके, एयरक्राफ्ट जा सके। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ लिए, उड़ान स्कीम भी समझ लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो है वो 3 इनिशिएटिव लेकर के आया है। क्या क्या है देखो, पहला है नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएटिव। इसके अंदर क्या कर रहा है सरकार, 15,000 ऐसे लोग को हम लोग AI सिखा रहे हैं। कौन से लोगों को, जो वीडियो एडिटर हैं, एनिमेटर हैं, गेमर है, कंटेंट क्रिएटर है, इन लोग को हम लोग AI सिखा रहे हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर कौन बना है, गूगल और यूट्यूब। ये जो हम लोग स्किलिंग इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जिसमें 15,000 लोगों को सिखाएंगे, ये 2 फेज में होगा। पहला फेज में हम लोग फाउंडेशनल AI सिखाएंगे और सर्टिफिकेट देंगे, और दूसरा फेज में हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कराएंगे, यानी कि प्रैक्टिकल करवाएंगे। इसके बाद दूसरा इनिशिएटिव है माई वेब्स। वेब्स OTT सरकार का है, तो वेब्स OTT के अंदर एक माई वेब्स का ऑप्शन आ गया है, जहां पर आप यूट्यूब के जैसा ही वहां पर वीडियो भी पोस्ट कर पाओगे और वीडियो को क्रिएट करके शेयर भी कर पाओगे। इसके बाद तीसरा इनिशिएटिव है एडवांस्ड इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर इन टीवी। अब टेलीविजन के अंदर एक इनबिल्ट सैटेलाइट ट्यूनर होगा, जो सीधा सैटेलाइट से ही इंफॉर्मेशन ले लेगा, आपको सेपरेट सेट टॉप बॉक्स नहीं लगाना पड़ेगा। इस चीज को अभी इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद है नशा मुक्त विद्यालय। एक नशा मुक्त भारत अभियान है, उसके अंदर हम लोग नशा मुक्त विद्यालय को प्रमोट कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है 3 साल का एक्शन प्लान बनाया है, जिसमें कहा है कि जो भी स्कूल है उसके विदिन 500 मीटर का रेडियस के अंदर ड्रग फ्री जोन बनाया जाएगा। यानी वहां पर कोई भी गुटखा का दुकान नहीं खुलेगा, कोई गुटखा खरीद नहीं सकता है, कोई दारू वारू पी नहीं सकता है। और अगर ये चीज होता है तो फिर जो स्कूल हेड है और जो नोडल ऑफिसर है वो लोकल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करेगा, और लोकल अथॉरिटीज फिर एक्शन लेगा। स्टेट जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी बनाएगा इस काम के लिए। गवर्नमेंट इस चीज को सीरियसली ले रहा है, और इसके लिए बहुत सारा प्रोग्राम भी लेकर के आया है। प्रिवेंटिव एजुकेशन फैला रहा है, जैसे कि बुक्स क्लासेस, इसमें लोगों को सिखाएगा, बच्चों को सिखाएगा इसके बारे में। टीचर को लेकर ट्रेनिंग करवाएगा, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट करवाएगा, पोस्टर, कैंपेन, साइनेज बोर्ड, ये सब को इन्वॉल्वमेंट करके नशा मुक्त भारत को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है स्वायान प्रोजेक्ट। इसमें हम लोग क्या है कि जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। यानी ड्रोन को हम लोग बोलते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यानी कि ड्रोन, ये कैसे चलाते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके अंदर मशीनरी कैसे काम करता है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग सिखा रहे हैं। क्योंकि इन फ्यूचर ड्रोन का बहुत सारा यूज होने वाला है, मिलिट्री में भी यूज होगा, ठीक है, डिलीवरी में यूज होगा, एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है, यानी जो ड्रोन है, इसको लेकर के हम लोग ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, रिसर्चर्स को और प्रोफेशनल्स को। कैसे ट्रेनिंग देंगे,
विद द हेल्प ऑफ 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जैसे कि IIT, NIT, ट्रिपल IITs, इन लोगों का मदद करके, इन लोगों का मदद ले करके हम लोग ट्रेन करेंगे स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, रिसर्चर्स को। इंप्लीमेंट होगा हब एंड स्पोक मॉडल के अंदर। 5 कोर एरिया यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है जहाँ पर ये चीज़ होगा। ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स, GNC यानी कि गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल एल्गोरिथम्स, एरो मैकेनिक्स, ड्रोन एप्लीकेशंस, एलाइड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने FY27 के लिए फर्स्ट हाफ के लिए अपना बोरोइंग प्लान रिलीज किया है। ठीक है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग का क्या होगा वो बताया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कैसे करेगा वो बताया है, कंटिजेंसी सपोर्ट क्या होगा वो बताया है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है कि लंबे समय तक के लिए सरकार पैसा ले रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए सरकार पैसा ले रहा है। कंटिजेंसी सपोर्ट का मतलब होता है कि RBI से पैसा लेंगे अगर इमरजेंसी पड़ा तो, उसको हम लोग बोलते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना होने वाला है? 8.2 लाख करोड़ रुपया होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग फॉर फर्स्ट हाफ। ठीक है, कैसे होगा? गवर्नमेंट बॉन्ड से होगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा, जिसका अलग अलग टेन्योर होता है। ये 8.2 लाख करोड़ रुपया हम लोग उठाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, जिसमें से कि जो ग्रीन बॉन्ड का शेयर है वो 15,000 करोड़ है, यानी 15,000 करोड़ का हम लोग सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड उठाएंगे। टेन्योर वाइज क्या क्या होगा, ठीक है, मतलब कितना कितना टेन्योर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 30 साल का, 40 साल का और 50 साल का। तो ये सब टेन्योर का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज करेगा सरकार फर्स्ट हाफ में ऑफ FY27। 26 वीकली ऑक्शन होगा। इसमें कौन सा टेन्योर का सबसे ज़्यादा परसेंटेज है? वो है 10 साल का, यानी 10 साल का जो 10 ईयर वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो सबसे ज़्यादा इशू होगा, 29% वही इशू होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका शॉर्ट टर्म का बात करें तो ट्रेजरी बिल के थ्रू सरकार पैसा रेज करेगा। फर्स्ट क्वार्टर में 24,000 करोड़ रुपया रेज करने वाला है। 91 डे ट्रेजरी बिल से 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, 182 डेज ट्रेजरी बिल से 6,000 करोड़ और 364 डेज ट्रेजरी बिल से 6,000 करोड़। ठीक है, कंटिजेंसी सपोर्ट जो है वो 2.5 लाख करोड़ का लिमिट है। ठीक है, ग्रीन शू ऑप्शन, गवर्नमेंट ग्रीन शू ऑप्शन भी ले सकता है, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा भी रेज कर सकता है अगर इमरजेंसी में डिमांड बढ़ता है तो। ओके, मतलब सरकार को ज़्यादा डिमांड है तो वो ज़्यादा भी रेज कर सकता है, इसके लिए वो ग्रीन शू ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, इसके बाद है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो QS यानी कि क्वार्टरली साइमंड, इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लाया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्या होता है? हम लोग 5 इंडिकेटर को चेक करते हुए सब्जेक्ट वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी परफेक्ट है उसको रैंकिंग दी है। तो क्वार्टरली साइमंड ने ये चीज़ लाया है, ये रैंकिंग लाया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस सब्जेक्ट में बेस्ट है। 55 सब्जेक्ट हम लोग यहाँ देख रहे हैं 5 ब्रॉड एरियाज में। 5 ब्रॉड एरियाज कौन कौन सा है वो देख लो। 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, जहाँ पर टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA का। और थर्ड जो सब्जेक्ट एरिया है लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, इस सब्जेक्ट एरिया में टॉप किया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। नेचुरल साइंसेस सब्जेक्ट एरिया में कौन टॉप किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट में भी कौन टॉप किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो हम लोग रैंकिंग दिए हैं, ये हम लोग रैंकिंग दिए हैं बेस्ड ऑन 5 इंडिकेटर। ये 5 इंडिकेटर कौन कौन सा है? पहला है एकेडमिक रेपुटेशन, यानी प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन, एम्प्लॉयर जो है यानी कि बाकी जो कंपनीज है वो उस इंस्टीट्यूट के बारे में, वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचता है। ठीक है, साइटेशन पर पेपर, रिसर्च पेपर का कितना बार यूसेज होता है दुनिया के द्वारा उस इंस्टीट्यूट का, उस ऑर्गेनाइजेशन का और उस यूनिवर्सिटी का, तो वो भी देखते हैं हम लोग, साइटेशन पर पेपर। इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनली रिसर्च करती है कि नहीं करती है उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, और फिर H इंडेक्स, यानी कि जो भी ये लोग रिसर्च पेपर बनाता है वो उसका कितना इम्पैक्ट है, कितना यूजफुल है, इसको भी हम लोग देखते हैं रैंकिंग करते समय। तो 5 चीज़ को देखते हैं रैंकिंग करते समय और तब जा करके रैंकिंग देते हैं। उसी रैंकिंग में ये ग्लोबल रैंकिंग हम लोगों ने देखा।
ठीक है, ये ग्लोबल रैंकिंग हम लोगों ने देखा कि कौन कौन यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग किया है। इंडिया का बात करें तो इंडिया जो है इसका 37 यूनिवर्सिटीज ऐसा है जो कि टॉप 50 पोजीशन में आया है अक्रॉस सब्जेक्ट। ग्लोबल 50 कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के अंदर 44 पोजीशन पे आया है आईआईटी बॉम्बे और 45 पोजीशन पे आया है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ये समझ लिए हम लोग। ये लास्ट न्यूज़ है, जापान जो है वो कमिट किया है कि वो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस देगा इंडिया को, जिसमें वो 275.85 बिलियन जापानीज करेंसी देगा। ठीक है, जो कि इंडियन रुपीज में कितना होता है 16,420 करोड़। ये 4 प्रोजेक्ट में देने वाला है, बेंगलुरु मेट्रो फेज 3 और मुंबई मेट्रो लाइन 11, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड मेडिकल एजुकेशन एंड नर्सिंग, और चौथा सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 102.4 बिलियन जापानीज येन देगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने समरी भी कवर कर लिया, हर एक न्यूज़ को समझ भी लिया, हर एक न्यूज़ को रीडिंग भी कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा मेहनत पसंद आता है तो आप जरूर लाइक करो। आपका एक एक लाइक जो है वो मेरा वीडियो का क्रेडिबिलिटी हाई करता है। आपका हर एक कमेंट मेरा दिन बना देता है, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मेहनत को सफल करता है। और आप अगर शेयर कर सकते हो तो ज़रूर शेयर करो, आपके फ्रेंड को भी बेनिफिट होगा तो उससे भगवान आपको भी बेनिफिट देगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे, इसका तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद जय भारत।